अब इस 8वें सवाल में कह रहा है कि एक 100 ग्राम की एक गोली बंदूक से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है और इस क्रिया में बंदूक 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हट जाती है। बंदूक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि 100 ग्राम की एक गोली है, तो मान लेते हैं कि यह 100 ग्राम की एक गोली है, जो कि इस गोली का वेग है वह है 100 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर सकती है यह गोली जिस बंदूक से चलाई जा रही है। जबकि पहले सवाल में देखिए एक गोली जब चलाई गई थी तो उस गोली की जो चाल थी वह 400 मीटर प्रति सेकंड थी, जबकि उसका वजन था 0.25 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर इस गोली का वजन है 100 ग्राम और इसका वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यदि हम इसका संवेग पता करना चाहें तो हम इस गोली के द्रव्यमान और इसके वेग से गुणा कराकर हम इसका संवेग पता कर सकते हैं। और जिस बंदूक से गोली चलाई गई है, तो मान लेते हैं कि यह एक बंदूक है, इसी बंदूक से यह गोली चलाई गई है, तो इस बंदूक का हमें द्रव्यमान पता करना है कि इस बंदूक का कुल वजन कितना है। जबकि जब इस बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की ओर हट जाती है। तो पीछे की ओर हट जाती है, इसका मतलब जो इसकी दिशा होगी वह इधर की ओर होगी, मतलब यह बंदूक इधर की ओर हटेगी, जबकि गोली जो है वह इधर की ओर जा रही है। तो गोली इधर की ओर जा रही है जबकि बंदूक पीछे की ओर हट रही है, मतलब वेग की जो दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है। तो जब एक दूसरे के दिशा विपरीत होती है तो जो P1 होता है वह माइनस के P2 के बराबर होता है। ठीक है, या हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी एक वस्तु को हम V1 मानेंगे और दूसरी वस्तु के वेग को V2 मानेंगे, तो या हम V1 को माइनस ले लें, तो जब V1 को माइनस लेंगे तो V2 को प्लस लेंगे, या हम V1 को यदि प्लस लेंगे तो V2 को हमें माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। और यही बंदूक यदि आगे की ओर बढ़ती, पीछे की ओर ना बढ़ती, तब यहाँ पर जो P1 होता वह प्लस के P2 के बराबर ही होता। तो यहाँ पर देखिए इस गोली का द्रव्यमान भी दिया हुआ है और इसका वेग भी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर इस बंदूक का सिर्फ वेग दिया हुआ है कि इस वेग से पीछे की ओर हट जाती है, जबकि इसका द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान यम है, तो यम ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो लिख लें जो जो हमारे पास दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है गोली का द्रव्यमान, तो गोली के द्रव्यमान को M1 मान लें और बंदूक के द्रव्यमान को M2 मान लेंगे। ठीक है, तो M1 जो है वह दिया हुआ है 100 ग्राम, और हम जानते हैं कि किसी वस्तु की जो माप होती है वह MKS पद्धति में होनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ग्राम दिया है इसका मतलब यह CGS पद्धति में है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है। तो इस ग्राम को हमें MKS पद्धति में बनाना है, मतलब किलोग्राम बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस 100 ग्राम को यदि हम 1000 से भाग करा देंगे तब यह बन जाएगा किलोग्राम। तो इन दो जीरों से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/10 किलोग्राम, या 10 से जब हम 1 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, या 1/10 किलोग्राम ही पड़ा रहने दें। तो गोली का द्रव्यमान हो गया। अब गोली का हम वेग पता कर लें। तो गोली का वेग दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, तो लिखेंगे गोली का वेग, चूंकि इसे M1 माना गया है तो वेग को हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम V1 मान लें। तो V1 बराबर है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए गोली का वेग यहाँ पर प्लस का 100 माना गया है, तो जो यह बंदूक 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटी है तो इसके वेग को हम माइनस का मान लेंगे। ठीक है, तो इसके वेग को यदि हम V2 मानेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे तथा बंदूक का पीछे हटने का वेग, तो इसके वेग को V2 मान लें। तो V2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और बंदूक के वेग को M2 मान लें जिसे हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना बंदूक का द्रव्यमान बराबर M2 है। तो अब सीधे हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे।
तो लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए P1 बराबर माइनस का P2 हो जाएगा। तो लिखेंगे P1 बराबर माइनस का P2। तो P संवेग होता है, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, mv। तो चूंकि यहाँ पर P1 है इसलिए m1 v1 कर दें, और यहाँ पर माइनस P2 है तो यह हो जाएगा m2 v2। अब इसमें सबके मान रख दें, तो m1 का मान कितना है, 1/10 किलोग्राम। तो इस m1 की जगह पर लिखेंगे 1/10 गुणे v1 का मान कितना है 100 बराबर माइनस m2। तो m2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो m2 और गुणे v2 का मान माइनस का रखेंगे 2.5, तो माइनस ब्रैकेट में रखेंगे 2.5। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हमें m2 ज्ञात करना है, तो देखिए यह माइनस और यह माइनस, तो जब माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पर यह दोनों माइनस हैं यह तो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, इधर तो बचेगा, इस 0 से 0 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 कम 10 बराबर इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस m2 गुणे 2.5। तो चूंकि 2.5 गुणे में है, उठाकर जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो बटे में हो जाएगा 2.5। तो जब यह दशमलव कटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 25 कम 25, 25 चक्कू 100। तो जो यह 4 आया है यह m2 के बराबर आया है, क्योंकि इधर m2 है, तो m2 बराबर आ गया 4। और m2 क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका मतलब बंदूक का जो वजन है वह है 4 किलोग्राम, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस नवे सवाल में कह रहा है कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली आ रही है। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड पश्चात उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न विरोधी बल की गणना कीजिए। तो पहले तो लिख लें जो जो हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, इसका मतलब मोटर कार का द्रव्यमान दिया हुआ है, और द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर 500 किलोग्राम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली आ रही है, तो जो उसकी प्रारंभिक चाल है वह है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाने से 5 सेकंड पश्चात, मतलब 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, मतलब जो उसकी अंतिम चाल है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें ब्रेक द्वारा उत्पन्न विरोधी बल की गणना करना है, मतलब हमें यफ ज्ञात करना है। तो बल कोई भी हो तो वह यफ ही होता है, तो यफ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मोटर कार के पहले का जो वेग है वह तो है 15 मीटर प्रति सेकंड, और जब ब्रेक लगाया गया तो 5 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अंतिम वेग मतलब v जो दिया हुआ है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो समय दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड होने का वह समय दिया हुआ है 5 सेकंड। इसका मतलब टाइम जो t है वह है 5 सेकंड, और यफ हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें यफ ज्ञात करना है और यफ बराबर होता क्या है, ma, तो बल ज्ञात करने के लिए हमारे पास द्रव्यमान होना चाहिए और त्वरण होना चाहिए। तो द्रव्यमान यम तो हमारे पास है 500 किलोग्राम, लेकिन हमारे पास a नहीं है। तो पहले तो हम a पता कर लें गति की 3 समीकरणों की सहायता से। तो गति की पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस at, और दूसरी क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और गति की जो तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, फिर उसी अनुसार हम ये गति की 3 समीकरणों में से कोई एक समीकरण यूज करेंगे। तो देखिए a हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब a होना चाहिए, और हमारे पास देखिए u भी है, v भी है, और
टी भी है। तो गति के तीनों समीकरणों में से ऐसी कौन सी समीकरण है जिसमें ये सब कुछ मिल जाए? तो देखिए, गति की दूसरी समीकरण और गति के तीसरी समीकरण में यहाँ पर यस है, यहाँ पर भी यस है, और हमारे पास यस तो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों समीकरण तो हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब पहली समीकरण हम यूज करेंगे जो कि है v बराबर u प्लस at, जिसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, तो यदि यहाँ से हम a का मान पता करें तो हम सीख चुके हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u अपान t। अब इसमें सबके मान रखकर a का मान पता कर लें तो v दिया हुआ है 5 और माइनस और u दिया हुआ है 15, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 15 और बटे t, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 15 घटाएंगे, मतलब 15 में से 5 घटा लें तो माइनस का 10 बचेगा, तो 10 बटा हो जाएगा 5। तो 5 अक्कम 5, 5 दूना 10। इसका मतलब जो a है वह है माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a आया है माइनस का 2। अब हम f पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास a भी है और m भी है, तो लिखेंगे इसलिए f बराबर ma से। तो f का मान क्या हो जाएगा, m का मान है 500 और गुणे a का मान अभी आया है माइनस का 2, तो यह हो जाएगा 500 दूनी 1000, वो भी माइनस का। तो f का मान माइनस का आया है 1000। तो चूंकि यह बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और हम इस 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर जो f का मान माइनस आया है, तो इस माइनस से हमें यह पता चलता है कि जो बल लग रहा है वह विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। जैसे विपरीत दिशा होती है वेग की, तो किसी एक वेग को हम माइनस मान लेते हैं और दूसरे वेग को प्लस मान लेते हैं। तो इसी प्रकार इस माइनस से हमें यह पता चलता है कि जो बल की दिशा है वह विपरीत है। लेकिन जब हम बताएंगे कि विरोधी बल कितना है तो 10 की घात 3 बताएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विरोधी बल बराबर 10 की घात 3 न्यूटन है। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि एक जेट इंजन 1 सेकंड में 20 किलोग्राम वायु 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचता है। संपीड़ित एवं गर्म वायु 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इंजन के पीछे से निकलती है। इंजन के आरोपित बल के मान की गणना कीजिए। तो यह 10वां सवाल 9वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जेट इंजन 1 सेकंड में, तो समय दिया हुआ है 1 सेकंड, तो इस टी की जगह पर 1 सेकंड लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 1 सेकंड में 20 किलोग्राम वायु, मतलब यम दिया हुआ है 20 किलोग्राम, ठीक है। फिर कह रहा है कि वायु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचता है। इसका मतलब जो यू दिया हुआ है वह दिया है 1000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और फिर कह रहा है कि संपीड़ित एवं गर्म वायु 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इंजन के पीछे निकलती है। इसका मतलब यह v हो जाएगा, ठीक है। तो यही सूत्र यूज करके हम यहाँ से f का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सवाल हमसे आरोपित बल का मान पूछ रहा है। इसका मतलब हमें f ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों का यूज करके हम f का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सवाल को आप स्वयं ही कर सकते हैं। अब इस 11वें सवाल में कह रहा है कि उस बल की गणना कीजिए जो विराम अवस्था में रखी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 0.4 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर दे। तो देखिए 11वें सवाल में भी बल ही पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि बल की गणना कीजिए, मतलब f हमें ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है कि जो विराम अवस्था में रखी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद, मतलब गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है यम, ठीक है। तो यम हमारे पास 2 किलोग्राम है और विराम अवस्था में रखी है, इसका मतलब u कितना है, 0 है। विराम अवस्था में u का मान तो 0 ही होता है, ठीक है, ये तो जान ही चुके हैं। और फिर कह रहा है कि 0.4 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर दे। तो u तो 0 है, लेकिन जो समय दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड में जो इसका वेग है वह 8 हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास u भी है, v भी है, t भी है और m भी है। तो हमें बल ज्ञात करना है f। तो पहले तो हम a पता कर लेंगे इसी सूत्र की सहायता से। v, u और t के मान रखकर यहाँ से a का मान पता हो जाएगा। फिर f बराबर ma का सूत्र लगा देंगे, तो फिर m का मान रख देंगे जो कि 2 किलोग्राम दिया हुआ है गेंद का द्रव्यमान, ठीक है। और गुणे a, तो a का मान यहाँ से हम इस सूत्र की सहायता से निकाल कर यहाँ इस a की जगह पर a का मान रख देंगे। फिर f और m की जो भी गुणा कराने पर हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 10वां और 11वां सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि यह 9वें
सवाल के जैसा ही है, ठीक है। और इस टाइप के और भी पीछे कई सवाल हो चुके हैं। अब इस 12वें सवाल में कह रहा है कि एक सब्जी वाला अपने 40 किलोग्राम के ठेले को धक्का देकर छोड़ देता है। जब वह ठेला एक पेड़ के नीचे से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है तो उस पर 20 किलोग्राम का एक बंदर कूद पड़ता है। ठेले का वेग अब कितना रह जाएगा? तो इस सवाल को देख लेते हैं। तो जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि एक सब्जी वाला अपने 40 किलोग्राम के ठेले को धक्का देकर छोड़ देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह 40 किलोग्राम का ठेला है और जब इसे धक्का दिया गया है तो इस ठेले की जो चाल हो जाती है वह हो जाती है 3 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जब ठेला एक पेड़ के नीचे से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है तो इस पर 20 किलोग्राम का एक बंदर कूद पड़ता है। मतलब इस ठेले की जो स्पीड है वह कितनी है? 3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब चूंकि पेड़ से इस पर बंदर कूद पड़ा है जो कि उस बंदर का वजन है 20 किलोग्राम, तो अब इस ठेले की जो स्पीड होगी वह 3 मीटर प्रति सेकंड तो रह नहीं जाएगी, अब स्पीड इसकी कम पड़ जाएगी क्योंकि इस पर बंदर भी बैठ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इस ठेले का कुल द्रव्यमान यानी कुल वजन जो है वह तो 40 किलोग्राम है, लेकिन बंदर के कूदने के बाद जो इस पूरे ठेले का वजन हो जाएगा वह 40 प्लस 20 बराबर 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें यह पता करना है कि इस ठेले की स्पीड अब कितनी हो जाएगी। पहले तो 3 थी यहाँ से यहाँ तक, अब कितनी रह जाएगी? तो हम जानते हैं कि इसमें संवेग संरक्षण का नियम ही लगेगा, क्योंकि जितना पहले का संवेग होगा उतना ही बाद का संवेग होगा। तो पहले का संवेग जो P1 होगा वह बाद के संवेग P2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो M1 हमारे पास दिया हुआ है 40 किलोग्राम, मतलब पहले का जो वजन है शुरुआत का वह है 40 किलोग्राम और बाद में जब बंदर इस ठेले पर कूदा तब इसका जो कुल द्रव्यमान M2 हो जाएगा वह होगा 40 पहले से था और 20 किलोग्राम का बंदर, मतलब यह हो गया 60 किलोग्राम। और यहाँ से यहाँ तक जो इस ठेले का वेग V1 है वह कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बाद का वेग हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि माना बंदर के कूदने पर ठेले का वेग, तो यह तो था पहला वेग तो V1, अब दूसरा वेग क्या हो जाएगा? तो इसको मान लेते हैं V2। तो अब संवेग संरक्षण का नियम लगा दें, तो लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा? P1 जो होगा वह P2 के बराबर होगा। तो पहला संवेग P1 कितना हो जाएगा? M1 V1 हो जाएगा और P2 क्या हो जाएगा? M2 V2। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो M1 का मान कितना दिया हुआ है? 40 और गुणे V1 का मान कितना है? 3 बराबर M2 का मान कितना है? 60 और गुणे V2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो V2 को इधर ही रोक लें, इस 60 को उठाकर इधर ले आएं। तो इधर 40 या 120 तो पहले से है, ठीक है। और जब यह 60 गुणे में है उठकर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा सिर्फ V2। तो 60 कम 60, 60 दूनी 120, मतलब जो V2 का मान आया है वह आया है 2। तो चूंकि V2 वेग है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। अतः बंदर के ठेले पर कूदने के बाद जो ठेले का वेग होगा वह होगा 2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड कम पड़ जाएगा। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।